जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार को देखेंगे। जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे इस पूरे क्लास में। और मौलिक अधिकार हर एक भारतीय का कर्तव्य है या आम नागरिक का कर्तव्य है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी को जानना चाहिए। तो यह क्लास बहुत ही अच्छा यूजफुल होने वाला है कि हमारे पास जो भी जीने का अधिकार है, जीवन जीने का जो भी हमारे पास भारत सरकार द्वारा जो अधिकार मिला है, उन सभी को जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। तो उन सभी जानकारियों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो उन तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, समझेंगे मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के जीवन में क्या उपयोगिता है, उन सभी बातों को देखेंगे। तो चलिए, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है। ठीक, यानी कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ किया गया है, भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए, तो यह सब आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में किया गया है और कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। ठीक है, और देखते हैं आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो मूल अधिकार की जो विचारधारा है वो कहां से लिया गया भाई, अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक जो अधिकार है इसकी जो अवधारणा कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए मौलिक अधिकार के बारे में समझते हैं कि जैसे देखिए व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। जैसे व्यक्तित्व के जो विकास के अंतर्गत जितने भी आवश्यक अधिकार हैं उन सभी क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, आवास चाहिए, चिकित्सा चाहिए, ठीक, सुरक्षा चाहिए और भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए। यह सभी क्या है, मूल अधिकार हैं व्यक्ति के जीवन जीने के लिए। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए क्या चाहिए भैया, शिक्षा चाहिए, आवास चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भोजन चाहिए और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो यह क्या हो गया, एक व्यक्ति का क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया। ठीक, तो भारत सरकार क्या करता है, किस हिसाब से शिक्षा इन सभी सुविधाओं को देता है, उन सभी बातों को अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य या न्याय योग्य है। अर्थात जैसे आपके मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं, अधिकार को न्यायालय ले जा सकते हैं। ठीक, कहने का अर्थ है कि अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसको लेके कहाँ जा सकते हैं भाई, न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक, तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है क्या यह वाद्य योग्य है यानी न्याय योग्य है, तो आप बताएंगे हाँ यस, क्या है भाई, यह न्याय योग्य है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं, जब यह न्याय योग्य है तो किस आधार पे जाएंगे आप, या कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किस आधार पे जाएंगे। तो देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप अनुच्छेद 32 के अनुसार कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक, इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है। तो आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत क्या कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अगर आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं भाई, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक, तो यह सभी फैक्ट अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर आप जा रहे हैं तो किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे। अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं यानी कि उच्च न्यायालय जा रहे हैं तो आप बताएंगे 226 के तहत जाएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखिए,
अब देखिए जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण कौन करता है। तो यह सब एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट पूछा जाता है, तो मैंने पहले ही फैक्ट को मेंशन किया है ताकि आप सब इसको अच्छी तरीके से नोट बनाइए। उसके बाद हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। अब देखिए जो है, जो मौलिक अधिकार है हमारे पास, उसका संरक्षण कौन करेगा, तो यह कौन करेगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को और हमने क्या बताया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक, यह क्या करेगा, मौलिक अधिकारों का हमारा क्या करेगा, संरक्षण करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के समय, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भाई, 7 संख्या थी। ठीक, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी भाई, 7 संख्या थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितना बचा है भाई, 6 प्रकार के हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या जितना हमारे पास कितना बचा है, 6 है। ठीक, तो कौन कौन से हैं उन सभी को देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भाई, 6। इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइएगा और ध्यान पूर्वक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तब एग्जाम में आप जाएंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अब उन सभी 6 मौलिक अधिकारों को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला हमारा जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। ठीक, अब देखिए दूसरा जो हमारा अधिकार है यह क्या है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत कहां कहां से किया गया है, 19 से लेके 22 तक किया गया है। यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा हमारा है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में कहां से कहां तक किया गया है, अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। ठीक, और चौथा जो हमारा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहां से कहां तक किया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। ठीक है, और देखिए पांचवा जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक, यह है क्या, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख किसमें किया गया भाई, 29 से लेके 30 तक किया गया है, यानी 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। छठवां हमारे पास जो अधिकार है, मूल अधिकार, यह क्या है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह इसका उल्लेख किस में किया गया है, आर्टिकल 32 में किया गया है। ठीक, आर्टिकल 32 में किसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बताया अभी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने मूल अधिकार थे, 7। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बचा है कौन सा भाई, 6 बचा है। अब देखिए जो एक संविधान को कम किया गया वो कौन सा था। अब देखिए जो संपत्ति का अधिकार था वह क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार में 19(1) में और 19(1) का च में किया गया था, और किस में किया गया था, 31 में किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के विधेयक द्वारा इसे क्या किया गया था, इसे हटा के कहा जोड़ा गया है भाई, यह किया गया है अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था यह कानून बनाने में बाधक पहुंच रहा था, तो यह क्या हुआ, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा के कहा जोड़ दिया गया भाई, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। जो है हमारे पास अनुच्छेद 19(6) में जो अर्जित संपत्ति की चर्चा की गई थी, यानी कि जो अर्जित संपत्ति है उसकी चर्चा किसमें की गई थी, 19(6) में की गई थी। और जो अनुच्छेद 31 में था यह किसकी संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, यानी कि पिता की जो संपत्ति उसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, अब देखिए अधिकार को बताया था तो उन सभी को एक तरह से अच्छी तरीके से अनुच्छेद बाय अनुच्छेद देखेंगे कि 6 मौलिक अधिकार जो हमने बताया आप सभी को, उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो पहला हमारा जो है, पहला हमारा क्या है भाई, समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक मैंने बताया, 14 से लेके 18 तक बताया है। ठीक है, 14 से लेके 18 तक के बीच में हमारा क्या है भाई, समता का अधिकार है। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात यानी कि कानून की नजर में सभी लोग क्या है, बराबर होंगे, और कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी भारत में
व्यक्ति हैं उन सभी के लिए क्या है समान कानून बनेगा, यानी कि विधि के समक्ष वो लोग कभी क्या करेंगे समानता रखेंगे और विधियों की उन्हें क्या है समान संरक्षण दिया जाएगा। चाहे वह कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति है, वो क्या होगा विधि के समक्ष क्या होगा समान होगा। ठीक है, यानी कि कानून की नजर में क्या होगा सभी लोग आपस में क्या है बराबर होंगे। ठीक है, यही क्या कहा गया है अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो यही आपसे पूछा जाता है कि विधि के समक्ष अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है, हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म वंश मूल वंश। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जैसे आप क्या करें दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि आप क्या करेंगे जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं तो उन सभी पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, न तो धर्म के आधार पर होगा, न तो मूल वंश के आधार पर होगा, या तो न तो जाति के आधार पर, न तो लिंग के आधार पर, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह उल्लेख किसमें है अनुच्छेद 15 में किया गया है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 16 को देखते हैं। हमारा 16 जो कहता है अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक, लोक नियोजन में अवसर की समानता कहने का अर्थ है कि जो भी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं में सबको क्या है समान अवसर मिलेगा। ठीक है, अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। ठीक, यानी कि जो राज्य होगा वह सभी क्या है योग्यता का निर्धारण करेगा, लेकिन जो सभी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सभी में क्या है समान अवसर सभी को मिलेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किसमें किया गया भाई अनुच्छेद 16 में किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 17 हमारा क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 17 को हम लोग देखेंगे, यह क्या कहता है, यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो है छुआछूत, अर्थात इसका कहने का अर्थ हुआ अस्पृश्यता का अर्थ हुआ यानी कि जितने भी छुआछूत वाले कंडीशन या मामले आते हैं तो इनका यह क्या करता है विरोध करता है। ठीक ठीक, अब देखिए जो भी जैसे छुआछूत जैसे मामलों को जो पुरानी परंपरा जो चल रही थी उन सभी का क्या करता है भारतीय संविधान उसका खंडन करता है, तो यह भारतीय संविधान के अंतर्गत यह नहीं आता है। ठीक, तो इन सभी सुविधाओं को या इन सभी छुआछूतों को कैसे समाप्त किया जाए तो इसको आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए छुआछूत को कैसे आप हटा सकते हैं, देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे निम्न इसमें लिखा है इसके निम्न आधार हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं शिक्षा द्वारा क्या कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं छुआछूत को, जन जागरण द्वारा हटा सकते हैं, सम्मेलन आयोजित करके। ठीक, सम्मेलन आयोजित करके मतलब यह हुआ कि जगह जगह पे आप क्या करिए सम्मेलन कराइए या छुआछूत को जो जितने भी धार्मिक परंपरा या कुछ भी है वो सभी क्या है बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको क्या करिए समाप्त करिए। ठीक, और कानून बनाकर यानी कि जो छुआछूत जैसे पिछड़ी, देखिए अब आया है क्या है इसके संबंध में क्या है कि कानून बनाने की शक्ति जो किसके पास है संसद के पास है। ठीक, संसद ने क्या किया कि 1955 में क्या हुआ एक कानून बनाया कि इसके तहत क्या करेगा संसद इसका कानून बनाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 को देखते हैं। अनुच्छेद 18 हमारा क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद क्या कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है उपाधियों का अंत। आपसे यही भी पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो क्या किया गया, जैसे पुरस्कार या उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। यह पहला चीज आप समझ लीजिए कि जो पुरस्कार होता है यह उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन समझिए और जैसे राज्य क्या करेगा शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं देगा। ठीक, और क्या करेगा जैसे कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकते। ठीक, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। लेकिन और आगे देखिए क्या कहता है इसी अनुच्छेद में, जैसे कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है किसी विदेशी राज्य से
पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा। ठीक, कहने का अर्थ है कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, ठीक, किसी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट या राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। ठीक है, तो यही हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि यानी उपाधियों का अंत। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, समानता का अधिकार के अंतर्गत हमने बताया आपको आर्टिकल कितना, आर्टिकल 14 हमको बताया हमने, फिर 15 को बताया, फिर 16 को बताया, फिर 17 को और उसके बाद फिर 18 को। ठीक, अब देखते हैं और आगे देखते हैं। अगला हमारा जो अधिकार है क्या भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हमने बताया था आपको। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा यह क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, 19 से लेकर 22 तक किया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि वाक की स्वतंत्रता, यानी कि क्या इसका मतलब है नहीं कि बोलने की जो स्वतंत्रता है इसी में आएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 19(1)(क), ठीक, 19(1)(क) में देखेंगे कि जैसे 19(1)(क) लिखेंगे तो इसमें यह आया कि जैसे 19 के 1 के अंतर्गत क का भी पार्ट देखेंगे, ख का देखेंगे, ग का देखेंगे, इस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, से पूछा जाएगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, तो 19(1)(क) में है। ठीक, और आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता या समाचार की स्वतंत्रता किसमें है भाई, 19(1)(क) में है। बोलने की स्वतंत्रता इसी में है, विचार देने की स्वतंत्रता भी इसमें है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप कहीं भी भाषण भी दे सकते हैं, अपने विचार को रख भी सकते हैं, आप बोलने की स्वतंत्रता सबको है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब जैसे ध्वज यानी तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता भी है, कहीं आने जाने की भी स्वतंत्रता है, यानी कि भारत देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए 19(1)(ख) में देखिए क्या है, शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, कि यानी आप कहीं भी शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। 19(1)(ग) में क्या किया गया है कि आप संघ बना सकते हैं। ठीक, ये सभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही हैं। अब उसके बाद 19(1)(घ) में क्या किया है कि भारत में आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। और उसके बाद 19(1)(अंग) में क्या कहा है, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता है, कि आप जैसे आज मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर यूपी में निवास करता है तो आप क्या कर सकते हैं, बिहार में भी निवास कर सकते हैं। ठीक, या कहीं और दूसरे राज्य में आप निवास कर सकते हैं। इन सभी की स्वतंत्रता किसमें है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता किसमें है भाई, 19(1)(अंग) में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए 19(1)(छ) में देखिए क्या है, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है, मतलब कहने का अर्थ है कि आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक, चलिए यह हो गया 19। आर्टिकल 20 को देखते हैं। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 क्या करता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। ठीक, अपराध के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोष सिद्ध के लिए संरक्षण का उल्लेख किसमें किया है, 20 में किया गया है। अब इसको हम अच्छे से विस्तार से देखते हैं। जैसे देखिए किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे, यानी कि अगर आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। जब आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तब क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब तक आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तब तक आपके पास ना तो कोई केस होगा ना तो कुछ भी होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली लाइन क्या लिखा गया इसमें। अब देखिए उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस समय कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। जैसे देखिए अगर आपने दंड कर दिया या कोई अपराध किया, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि अगर जैसे आपने कोई अपराध कर लिया, ठीक, तो उस समय जैसे आज की तारीख में जो कानून बना है उसी कानून के तहत आपको सजा भी मिलेगा। चाहे आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद सजा मिले, लेकिन जरूरी है कि जिस दिन आप कोई भी के तहत आपको क्या मिलेगा, दंड भी मिलेगा। ठीक, इस लाइन का कहने का अर्थ यही है कि देखिए इसमें लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है।
ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखिए आगे, देखिए एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। कहने का अर्थ यह है इसमें कि अगर आप एक बार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा, ठीक, एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 21 को देखते हैं। अनुच्छेद 21 हमारा क्या करता है, अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इन सभी अधिकारों को प्राप्त है। तो हम अच्छी तरीके से बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या स्वतंत्रता दी है, जैसे आपके पास क्या स्वतंत्रता है, शादी करने का अधिकार, ठीक, निजता का अधिकार, निजता का मतलब है गोपनीयता का अधिकार है। ठीक, चिकित्सा पाने का अधिकार है। चिकित्सा पाने का अर्थ यह हुआ कि जैसे आप जितने भी इलाज वगैरह हैं उन सभी पाने, उसका भी पाने का अधिकार है आपके पास। ठीक, शिक्षा का अधिकार है। ठीक, शिक्षा का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब अगला जो है कि प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी आप पानी पी रहे हैं वह क्या होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। ठीक है, तो इसका अधिकार भी किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। चलिए और आगे देखते हैं। इसी में देखते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है। अब देखिए आवास का अधिकार है आपके पास। ठीक, विदेशी यात्रा का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए फुटपाथ पर व्यापार करने का भी अधिकार आपके पास है। हम लोग देखते हैं 21 का, यानी शिक्षा का अधिकार, जो अभी हम लोगों ने बताया आपको कि शिक्षा का अधिकार भी है। तो यह क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आय के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। वह यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब जोड़ा गया था भाई, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, यानी कि सभी जितने भी बालक क्या हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। तो इसका प्रावधान किस में किया गया है, 21 क के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अब अनुच्छेद 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। ठीक, यानी कुछ दशाओं में क्या है कि गिरफ्तारी और निवारक कानून से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह इसका उल्लेख किसमें है, 22 में है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या संरक्षण है, उन सभी को देखते हैं। आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या क्या संरक्षण है उसको देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा वह कानून का उल्लंघन जब तक न करे। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यह है कि जब तक कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया जाए उसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण बताया जाए तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका कारण बताइए, पहली चीज। और दूसरी चीज, वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने मनपसंद क्या करेगा, एक वकील चुनने का उसके पास अधिकार भी है। तो ये इसका उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 22 में किया गया है। और आगे देखिए इसी में क्या किया गया है, 22 के अंतर्गत ही देखिए 22 के अंतर्गत ही क्या किया गया है कि गिरफ्तारी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, पेश कर किया जाएगा। ठीक, इसका कहने का जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको क्या करिए, 24 घंटे के अंदर क्या करिए, निकटतम जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके समक्ष क्या करिए, पेश करिए। ठीक, और देखिए इन 24 घंटों में अब देखिए जो पेश किया जाएगा तो इसमें जो 24 घंटे का प्रावधान है वह क्या है भाई, देखिए इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट
तक पहुंचने में लगा है। कहने का अर्थ है कि जो आप पुलिस स्टेशन से क्या करिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर आप ले जा रहे हैं तो इस जो रास्ते में जो समय लगेगा उन सभी को 24 घंटे के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। तो अनुच्छेद 22 के सभी प्रावधानों को मैंने अच्छी तरीके से अब हमारा यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।